चलिए भाई, आगे आगे अपन ने सैंडविच थ्योरम पढ़ा था, है ना। और अब सैंडविच थ्योरम के कुछ और क्वेश्चंस हम आगे ट्राई करते हैं। तो जैसे देखिए क्वेश्चन है कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1, फिर एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस 2 और एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस 3 टिल एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन। ये हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है ना। अब इसमें सैंडविच थ्योरम का अपन को यूज़ करना है और सैंडविच थ्योरम को यूज़ करके हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे इस पर अपन फोकस करते हैं। कल हम लोगों ने मतलब अपन ने आगे अभी सैंडविच थ्योरम पढ़ा था, उसके कुछ क्वेश्चंस भी कर रहे थे ना। तो ठीक है, अपन उसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक, तो देखो भैया, ऐसा है कि यहाँ एक तरह से न्यू लिख रखा है। ये जो लॉजिक जिस पे ये अपन का सैंडविच थ्योरम यहाँ पे काम करेगा वो ये है कि जैसे मान लीजिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इसका अगर हमने सम निकालना है तो देखो यार, इसका सम तो आप ऐड करके निकाल सकते हो, लेकिन क्या हम ये बोल सकते हैं इसके अंदर कि यार ये जो सम है ये देखो 1 + 1 + 1 + 1 और 5 + 5 + 5 + 5 + 5। क्या किया मैंने कहा कि भाई जैसे 1 2 3 4 5 का जो सम होगा, अगर हमें मान लो कुछ केसेस में अगर नहीं पता, फिलहाल के लिए मान लो नहीं पता है, लेकिन हम इसको बाउंड्राइज करना चाहें तो बाउंड्राइज कैसे कर सकते हैं? अपन कर सकते हैं कि भैया जो सबसे छोटा नंबर है, सारे नंबर उसको अगर हमने 5 बार, जैसे नंबर 5 बार ना 1 2 3 5 नंबर्स को ऐड करना था, तो हमने क्या करा कि सबसे छोटे नंबर को 5 बार लिख दिया और सबसे बड़े नंबर को हमने 5 बार लिख दिया, है ना। तो हमने कहा कि जो इसका जो भी सम आएगा, क्या इन दोनों की रेंज के बीच में आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा ना। जो 5 का अपन ने सबसे छोटे नंबर को 5 बार सम कर दिया और सबसे बड़े नंबर को भी 5 बार सम कर दिया, और जो सम दोनों का निकाला वो इन दोनों के बीच में लिख दिया। अगर इन दोनों के बीच में लिख दिया तो यहाँ हमारे पास 5 आएगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये आएगा हमारे पास 5 × 5, ठीक है ना। तो ये हमारा इसकी रेंज में आता है, राइट। तो इस तरह यही अपना सैंडविच का कोर कॉन्सेप्ट है। तो सैंडविच में अगर हमने ऐसे किया तो हम क्या करेंगे, हम इसको लिख देंगे कि जैसे हमारे पास n, इसमें पहले देखेंगे हमें सबसे छोटा नंबर कौन सा, सबसे बड़ा नंबर कौन सा, है ना। तो देखो भैया, सबसे छोटा नंबर है अपने पास, देखो यहाँ बाकी सब डेटा तो बिल्कुल लगभग सब जगह सेम है, n और n², तो राइट। सिर्फ डेटा का जो अंतर आ रहा है, आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ये नंबर जो है डेटा का अंतर है। तो अगर न्यूमरेटर में अगर ये होता तो बात अलग थी, तो आप डायरेक्ट कह सकते थे जो बड़ा है वो बड़ा है, जो छोटा है छोटा है। लेकिन डिनोमिनेटर में हमेशा उल्टा हो जाता है, राइट। डिनोमिनेटर में जो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी वो ओवरऑल नंबर को छोटा कर देती है। तो सबसे बड़ी वैल्यू कहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है, राइट, एन पे आ रही है सबसे बड़ी वैल्यू। तो हमने क्या कर दिया, इस पूरी वैल्यू का सबसे छोटा नंबर ये होगा, राइट, क्योंकि यहाँ जितना ज़्यादा बड़ा होगे उतना घट रहा है ना, सबसे ज़्यादा बड़ा यहीं पर ही है, ठीक है। तो ये ओवरऑल वैल्यू का सबसे छोटा पॉइंट होगा और ये ओवरऑल वैल्यू का सबसे बड़ा पॉइंट होगा कि भाई आपका सबसे कम जहाँ जुड़ रहा होगा वो सबसे बड़ा होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में जोड़ रहे हो ना आप यहाँ पे, तो डिनोमिनेटर में जोड़ोगे तो वो सबसे छोटा आएगा और ये सबसे छोटा आएगा और ये सबसे बड़ा आएगा, है ना। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि n/n² + 1, है ना, ये जो वैल्यू है वो यार n/n² + n। अच्छा, मैं यहाँ = नहीं लगाऊंगा, है ना, तो = ना लगाएंगे तो लेस देन, और इसमें = लगा लेते हैं कि n/n² से बड़ा है और उससे मतलब के बराबर है और इससे बड़ा है। फिर अगर उल्टा अगला वैल्यू निकालूंगा तो n/n² + 2, ये जो वैल्यू है क्या ये इससे बड़ी होगी, क्योंकि सबसे छोटा नंबर यही है, और ये सबसे बड़ी वैल्यू यानी कि n² n+1 से छोटा होगा, सही है। और n/n² + 3, n² + 3 यानी ये जो वैल्यू है इसके वही, ये इससे छोटे से बड़ी होगी और बड़े से छोटी होगी, सही है। तो सारी वैल्यूज इसके बीच में आ जाएंगे। ऐसे करते करते हम एंड तक जाएंगे और n/n² + n, इधर इस पर इक्वलिटी लग जाएगी n/n² + n, और यहाँ भी n/n² + 1, इससे छोटा आएगा। ऐसा करके हमने सारे नंबर्स को इनके बीच में डाल दिया। अब हम क्या करते हैं, सबको ऐड कर देते हैं, है ना।
जब इधर वालों को ऐड करोगे तो ये सारे नंबर्स कितनी बार लिखे हुए हैं, n टाइम्स। तो मैं ऐसा लिख दूँ n टाइम्स, यानी कि देखो ये लिख रखा है n टाइम्स n अपॉन n स्क्वायर प्लस n, ऐसा है ना। और ये अगर मैं बीच वाले नंबर्स को ऐड करूँगा, बीच वाले नंबर्स को, तो बीच वाले नंबर क्या आ जाएंगे, देखो n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1, n अपॉन n स्क्वायर प्लस 2 टिल n अपॉन n स्क्वायर प्लस n। और इधर भी ये जो बड़े नंबर है सारे के सारे एक ही नंबर लिखा हुआ है, और कितनी बार लिखा है, n टाइम लिखा, राइट। तो इसको n टाइम, इसको भी अपन क्या कर देते हैं, इसको भी लिख देते हैं n टाइम्स ऑफ n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1, ऐसा सही है ना। अब लिमिट n टेंडिंग टू क्या था अपना, इनफाइनाइट डाला, तो ये n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस n आ गया। यहाँ जब n लिमिट डालेंगे तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, और लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी जब इधर डालेंगे तो यहाँ n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगा। आप दोनों जगहों पे क्या करोगे दोस्तों, n स्क्वायर ऊपर तो है ही, नीचे से खींच लिया जाए तो यहाँ 1 प्लस 1 बाय n बच जाएगा ये क्वेश्चन। और यहाँ लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट है तो यहाँ n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर 1 प्लस n स्क्वायर कट जाएगा, ये कट गया। तो n टेंडिंग इन्फिनिटी में कितना आ गया, 1 आ गया, ये भी 1 आ गया। क्वेश्चन का आंसर 1। क्लियर है ना। तो ये आपका फाइनल आंसर आता है 1 आंसर आपका। क्यू का आंसर कितना आएगा, 1 आ जाएगा, है ना। तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू का आंसर कितना आ गया, ये आ गया 1, ठीक है ना। तो ये एक तरीका है जिससे कि सैंडविच थ्योरम को यूज़ करके इस तरह के पैटर्न क्वेश्चन, जो ये पैटर्न है ना, देखो ये पैटर्न दिख रहा है नहीं दिख रहा, ऐसे क्वेश्चंस आपको करने में आसानी रहेगी, ठीक है बेटा, है ना। समझ में आएगा। चलिए भाई, इसी तरह का एक और क्वेश्चन अपन वापस डील करेंगे, है ना। तो एक पहले तो इसको अपन समझेंगे किस पैटर्न का क्वेश्चन है। तो हम देखो पहले n स्क्वायर और ये n+1 तक इसको सिग्मा को खोल कर देखते हैं पहले। तो इसमें देखिए वैल्यू डालेंगे अपन, है ना। तो यहाँ n स्क्वायर डालेंगे तो यहाँ n स्क्वायर, है ना, ये n स्क्वायर आ गया, प्लस फिर अगला सिग्मा आ गया, अपन ने कंटिन्यू किया तो n स्क्वायर के बाद अगला नंबर कितना आएगा, अब आएगा n स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। फिर अगला आएगा n स्क्वायर प्लस 2, और ऐसे करते करते हम कहाँ तक पहुँच जाएंगे, ये लाइन फाइनल लाइन है कहानी, n स्क्वायर 2n+1। ये देखो ये अपने पास टोटल कहानी आ जाती है ना, ये अपनी सारी कहानी। अब आप ध्यान से देखिएगा, पहले तो देखो कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं और क्या ये सारे टर्म इंक्रीज हो रहे हैं कि डिक्रीज हो रहे हैं। भाई देखो जैसे ये बढ़ेगा तो डिक्रीज, ये डिनोमिनेटर तो बढ़ेगा लेकिन ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, घटेगी। तो ये एक तरह से डिक्रीज हो रहा है ना, इस तरफ ये डिक्रीज हो रहा है, राइट। तो ये टोटल टर्म्स अपनी 2n+2 टर्म्स है ना। टोटल टर्म्स कितनी है अपनी, 2n+2 टर्म्स अपनी टोटल टर्म्स हैं। और मैं आपको इसमें एक बात और समझाऊं कि यहाँ अब आप देखेंगे सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो सबसे छोटा नंबर आप किसको बोलेंगे, अभी बताया ना बच्चों मैंने, सबसे छोटा नंबर का डिनोमिनेटर में आप जितना बढ़ाओगे वैल्यू घटेगी। तो सबसे छोटा नंबर आपको कौन सा दिखेगा यहाँ बेटा, यहाँ सबसे छोटा नंबर होगा ये वाला, ठीक है ना। और सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, ये वाला। समझे कि नहीं समझे, ये सबसे छोटा नंबर और ये सबसे बड़ा नंबर, क्योंकि वैल्यू जितनी बढ़ाओगे उतना वो जो फंक्शनल वैल्यू है, जो डिनोमिनेटर जितना बढ़ेगा पूरा फंक्शनल वैल्यू कितना होगा उसमें घटेगा, राइट। तो ये घट रहा है ना। तो अपन का अगर मैं ये कहूँ कि ये सबसे छोटा नंबर अगर हमें यहाँ लिखना रहे तो हम कौन सा लिखेंगे, n स्क्वायर प्लस 2n+1 सबसे छोटा नंबर होगा, ठीक है। और सबसे बड़ा नंबर होगा अपना n स्क्वायर का, ये सबसे बड़ा नंबर। और ये जो सारे नंबर्स होंगे, अब जो ये सारे नंबर्स होंगे
ये आपके इसमें आ जाएंगे, ठीक है, सारे नंबर जो बीच वाले हैं इसमें आ जाएंगे। लेकिन अब ये सारे नंबर्स क्या हुआ होगा, वैसे ही पुराना पैटर्न कि यहाँ पहले एक नंबर लिखा जाएगा। जैसे मान लो मैं पहले एक नंबर लिखूँ यहाँ सबसे पहले, तो ये लिख देता हूँ कि भाई मान लो √n² को भाई इस ब्रिज में रखेंगे। तो यहाँ आप क्या करिएगा, यहाँ अपना ब्रैकेट ये इक्वल टू हटा दीजिएगा, वहाँ लगा रह दीजिएगा, ठीक है। फिर अगला नंबर अगर आप लोगे तो अगला नंबर है n² + 1 वाला। तो ये नंबर फिर इससे बड़ा हो जाएगा, कितना आएगा ये n² 2n + 1। और यहाँ जब आएगा तो यहाँ आ जाएगा ये n² से छोटा, राइट, है ना। ऐसे सारे नंबर्स आएंगे और हम आगे तक जाएंगे तो ये n², ये n² + 2n + 1 आएगा, इधर इक्वल टू लगा देंगे और इधर आ जाएगा n² + 2n, n² + 2n + 1 और यहाँ आएगा 1/√n²। अब ये कितने नंबर हुए, अभी अपन ने पढ़े थे कितने नंबर होंगे, 2n + 2। तो ये सारे नंबर कहाँ तक ऐड करे जाएंगे, 2n + 2 नंबर्स तक ऐड किए जाएंगे। तो इसको तो हम 2n + 2 लिख दे डायरेक्ट ही, n² 2n + 1। और यहाँ ये जो पूरे नंबर्स थे ये रूट, इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ ना, ऐसा लिख देता हूँ जो इसने शुरुआत में दिया था, सिग्मा कहाँ से कहा था, k = n² से n + 1 का होल स्क्वायर 1/√k। और ये नंबर्स कहाँ तक आएंगे, 2n + 2 √n², ठीक है बेटा। अब इसमें लिमिट इम्प्लांट कर दो। जब लिमिट इम्प्लांट करोगे तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी आएगी, और लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी आई तो ये कितना आ गया, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी में अब हमारे पास आ जाएगा 2n + 2, है ना। तो 2n + 2 2n + 2, तो हम लिमिट 2n + 2 रूट में n² 2n + 1 लिमिट की जगह हम लिमिट लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये सिर्फ डायरेक्ट ही क्या हो जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा जो आपको दिया है। और ये भी वापस लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 2n + 2 और रूट में, रूट को अब हटा के अपन क्या लिख देते हैं डायरेक्ट ही, यहाँ क्या लिख देंगे, डायरेक्ट n लिख देंगे, ठीक है। अब आप n को कॉमन लेंगे, यहाँ से n² खींच लीजिए, तो यहाँ n और ऊपर से n खींच लीजिए। तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी में जैसे ही n कॉमन खींचा जाएगा तो यहाँ 2 + 2/n आएगा, डिनोमिनेटर में से n आ जाएगा। और क्योंकि इन्फाइनाइट है तो मॉड में आना चाहिए, पर अपना मॉड बनाने की ज़रूरत तो नहीं है, हाँ मॉड बनाने की ज़रूरत तो नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मुझे लगा कि सब कुछ मिट गया तो अभी खेल हो जाता अपने साथ, तो लेकिन कोई बात नहीं, अंडू आपका ऑप्शन होता है अच्छा खासा। तो यहाँ देखिए n अपन ने निकाला तो यहाँ 1 + 2/n + 1/n²। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये यहाँ लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी में अगर आप n कॉमन ले लेंगे तो ये 2 + 2/n/n, n से n गया, है ना, n से n गया और यहाँ से भी n से n गया, n टेंडिंग टू, फिर ये तो 0 चले जाएगा तो यहाँ 2 आएगा, ये 0 चले जाएंगे तो भी यहाँ 2 आएगा। तो ये 2 यहाँ क्वेश्चन और यहाँ भी 2, यानी कि इसका फाइनल आंसर कितना आएगा, 2, इसका 2 फाइनल आंसर आएगा। तो देखो अपन ने यही सैंडविच थ्योरम का यूज़ करके इतने जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हैं वो आराम से आप जोड़ के ध्यान से प्रेम से बहुत इजीली कर सकते हैं, है ना। और बहुत ही आसान बेटा, बहुत ही आसान चीज़ें, सैंडविच थ्योरम का काफ़ी अच्छा यूज़ होता है ना। तो इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन आप आगे भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x, है ना। नेक्स्ट आगे तक प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ nx, और डिवाइड में अपने पास है n², ये हमारे पास इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ठीक है। अब देखो इसको अपन करना है ना क्वेश्चन को,
तो इसको कैसे करेंगे, देखिएगा इसको कैसे करेंगे। यहाँ हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर की, उसका अच्छा खासा यूज़ कर सकते हैं ना। देखो कैसे, कौन सी प्रॉपर्टी होती है, तो देखो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर की। ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होता है वो आपका x-1 और x के बीच में लाई करता है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर की मेन प्रॉपर्टी होती है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होता है आपका x-1 और x के बीच में लाई कर सकता है। आप जाओ तो एक कोई पॉइंट डाल के भी देखो, फिर 2.3 है तो 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.3 और यहाँ 2.3 माइनस 1 यानी कि 1.3। ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा बेटा, 2 आएगा और यहाँ 2.3। देखो ये इसके बीच में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की ये प्रॉपर्टी अपन अच्छे खासे इसमें यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो चलो भैया इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना। तो कैसा करते हैं कि अपने पास पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ गया भैया, ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया है x-1 और ये कितना आएगा दोस्तों, ये आएगा x, ठीक है। फिर 2x का कितना आएगा, 2x और यहाँ 2x-1, फिर यहाँ 3x, यहाँ 3x और यहाँ 3x-1, ठीक है। और फिर nx-1 ये nx के ऊपर रख देते हैं, ठीक है। फिर हम इसको जोड़ देते हैं, इनको जोड़ देते हैं, सबको जोड़ देते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा प्लस 2x आएगा, ठीक है ना, फिर 3x आएगा, ऐसे करते करते nx आ जाएंगे, ठीक है। और ये सब आपके जब जोड़े जाएंगे तो यहाँ x के अंदर आएगा 1 + 2 + 3 + n, ठीक है, और ये माइनस के n। और जब इधर जोड़े जाएंगे तो x1 + 2 + 3 टिल n, ये सारे अपन के जुड़ जाएंगे, राइट, है ना। अब आप देखिए x × n × n+1 / 2 - n, और ये आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x, यहाँ लाके nx, ये जब जोड़ देते हैं कितना, n × n+1 / 2, ये आ गया, ठीक है ना, ये n-1 और ये, ठीक। अब आप इसको क्या कर दो, ये सारा मसाला बन गया अपना। अब आप लिमिट इम्प्लांट कर, अच्छा n² का डिवीजन और बच रहा है, राइट। तो अपन क्या करते हैं, इसमें n² का डिवीजन भी हटा देते हैं और लिमिट भी इम्प्लांट कर देते हैं। तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी x n × n+1 / 2 और यहाँ n², ये लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 2x, फिर nx तक का ग्रेटेस्ट इंटीजर और डिवाइड में n²। और यहाँ यही पूरी कहानी, यही पूरी बकवास अपने पास। लेकिन यहाँ देखिए एक और बात, यहाँ -n भी था ना, ये -n रह गया यहाँ पे, -n, और ये -n अपन ने यहाँ लिखा था डिवाइड में n², और यहाँ लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, है ना, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और यहाँ आ जाएगा x टाइम्स ऑफ n × n+1 / 2 और बाय में n², ऐसा, ठीक है बेटा, ये आ जाएगा आपका, है ना। अब ये आ गया, अब आप क्या करोगे, अब बस इसमें n² वही, अब ये तो क्वेश्चन बन गया आपका, और इधर अपन को लिमिट सॉल्व करनी है। तो हम लिमिट सॉल्व कैसे करेंगे इस केस में भी, कि यहाँ 1/n बना है तो n² खींच लिया जाए, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा n और यहाँ आ जाएगा 1, और ये आ गया है, ये आ गया ये n² अपन खींचे, यहाँ x, यहाँ 1/n और नीचे n², ठीक है ना, और यहाँ 1 + 1/n भी रहेगा।
तो बाकी सब तो हट जाएंगे, ये हट गया, ये एंड 0 से ये x, और नीचे 2 भी तो होगा ना, ये n/n+1/2 का, तो ये 2 यहाँ, तो ये x/2 के नीचे, तो ये आ गया x/2। सिमिलरली इधर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी में यहाँ से n² कॉमन खींच लिया जाए, तो x/2 1 + 1/n डिवाइड बाय xn²। ये अभी n² से n² गया, ये n² गया, तो ये x/2, ये क्वेश्चन का आंसर भी x/2। तो देखो क्वेश्चन ये q जो है ये किसके बीच में आ गया, क्वेश्चन अपना x/2 के बीच में, तो इसका फिर फाइनल आंसर कितना रहेगा, x/2। तो देखो ये सैंडविच थ्योरम से अपन ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले क्वेश्चन भी आराम से कर सकते हैं ना। तो देखो सैंडविच थ्योरम का यूनिवर्सल यूज है, लिमिट में तो सैंडविच थ्योरम अपनी मेन कोर होता है ना, मेन कंसेप्ट होता है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं और इनके क्वेश्चंस का बहुत अच्छी अच्छी फ्रिक्वेंसी से अपन सॉल्व कर सकते हैं, राइट, है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं अब, है ना, अगली लिमिट की तरफ। अगली लिमिट है अपने ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट, है ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट हमने पढ़नी है। और ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट जैसे आप लोगों में, जैसे कुछ लोग जो बहुत बेसिक लेवल पे जानते हो, जैसे दो रिज़ल्ट हमें बहुत अच्छी तरह से याद होने चाहिए इसके, कि sin x/x 1 हो और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 tan x/x कितना है, 1 आए। ये अपने दो रिज़ल्ट होते हैं इसके, तो काफ़ी फेमस रिज़ल्ट, काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट, काफ़ी काम आने वाले रिज़ल्ट। लेकिन हम पहले हमारा जो मेन फोकस रहेगा कि ये रिज़ल्ट आते कहाँ से, है ना, ये रिज़ल्ट आते कहाँ से। तो मैं इसके देखो दो कंसेप्ट बताऊंगा। पहले तो सबसे बेसिक कंसेप्ट, एक साइन का हम एक्सपांशन अब आगे पढ़ेंगे, उस एक्सपांशन से भी हमें पता पड़ता है, वो एक वो रिज़ल्ट होता है, लेकिन वो एक्सपांशन पढ़ने के टाइम ही बताऊँगा मैं आपको ना। फ़िलहाल अभी मैं इसको एक बहुत इसका जो कोर रिजल्ट जो हमारा NCERT के अंदर भी जिसका प्रूफ दिया हुआ है और हमारा सबसे इम्पोर्टेंट प्रूफ भी है वाया सैंडविच थ्योरम, है ना, वो इसके ऊपर अपन उसको पहले अपन जजमेंट लेंगे, है ना, उससे अपन इसको पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ एक अपन ये एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है ना, ये सर्कल हम बना लेते हैं और इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे एक फ़ोटो बना लेंगे इसका, ठीक, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक, ये चलेगा। फिर यहाँ वापस शेप में है और अब अपनी एक शेप ले लेते हैं इसकी, किसकी, हमारे पास एक शेप है लाइन की, राइट, लाइन की। तो एक हम लाइन यहाँ ले लेते हैं, ठीक, ये एक लाइन हमें यहाँ चाहिए होगी, ठीक है, ये लाइन, इसको हमें यहाँ रख देना चाहिए, ये लाइन थोड़ी सीधी करी जाए, ठीक है, ये इसको थोड़ा सा यहाँ ले आया, ठीक है ना, ये थोड़ा सा इसको सीधा कर दिया, हाँ अब ठीक, ये एक लाइन आ गई हमारी, ठीक है। अब ऐसी ही हमें एक लाइन और यहाँ लेनी चाहिए, ये हमारी एक और लाइन आ गई, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा अपन यहाँ आते हैं, ठीक है, डन। फिर एक और लाइन हमें ले लेनी चाहिए, ये हमारा फिगर बन गया, ठीक है। तो ये हमारा फिगर है। अब इसमें अपन ध्यान दीजिएगा, यहाँ हमारे पास जो एंगल है वो x है ना, ये O है, ये A है,
इसको हम P देंगे, इसको हम B देंगे, ठीक है। और हम एक और लाइन यहाँ बनानी चाहिए हमें, ठीक है ना, ये वाली एक लाइन और हमें बना लेनी चाहिए। ठीक है, ये एक लाइन हमारी बन जाएगी, ठीक है। हाँ, ठीक है, ये एक और लाइन, और एक लाइन हम यहाँ बना लेते हैं। ठीक है भाई, ये अपना फिगर, और इसको अपन डिनोट कर देते हैं M से, ठीक है ना। तो ये अपना एक फिगर बन गया है ना। इस फिगर को अपन ध्यान से देखेंगे तो यहाँ M बन गया, O बन गया, A बन गया, B बन गया, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, इसमें एक खास बात है, खास बात देखेंगे, ये खास बात है इसकी, ये जो OB आपका बन रहा है, देखो ये OB, OB, ये AB, सॉरी AB आप देखेंगे तो ये AB एक आर्क है ना, AB एक आर्क है ना, दिखा ना आपको AB आर्क, ठीक है। तो ये AB एक जो आर्क आपका बना है, ये एक AB आर्क, इस AB आर्क को अपन बोले तो मैं इस आर्क की लेंथ या फिर आर्क AB को ले और सेक्टर ले लेते हैं, OAB एक सेक्टर ले लेते हैं ना, ये एक सेक्टर OAB, ये OAB एक सेक्टर ले लेते हैं, ठीक है। ये OAB एक सेक्टर है अपने पास, और इस सेक्टर OAB के बारे में हम बात करें तो देखो यार, इसका एरिया है ना, इस सेक्टर का एरिया, क्या एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB से तो बड़ा होगा, है ना, और एरिया ऑफ ट्राइंगल OAP से छोटा होगा। देखो तो सेक्टर OAB का एरिया इस ट्राइंगल OAB से बड़ा, और ये देखिए ये OAB से तो बड़ा होगा, और ये OAP दिख रहा है आपको, OAP इससे छोटा होगा, लिख सकते हैं ना ऐसा, है ना। तो अगर ऐसा है तो अब पहले तो अपन देखें कि एरिया कितना होगा, है ना। तो आइए एरिया के बारे में बात करें। तो देखो भाई, ये हाफ एरिया ऑफ OAB का अगर हम एरिया देखें तो हाफ OA इंटू BM, ऐसा लिख सकता हूँ मैं, हाफ OA इंटू BM, राइट, OA इंटू BM। और अगर मैं सेक्टर का एरिया सेक्टर का एरिया आपको निकालना आता भाई, सेक्टर का एरिया निकालना आता, वो बहुत आसान तरीके से समझ सकते हैं कि देखो आपका 2 पाई अगर अपना का एंगल है, अगर सेंटर पे 2 पाई एंगल है तो आपका एरिया आता है πr², राइट, है ना। 2 पाई एंगल अगर सेंटर पे तो एरिया कितना है, πr²। तो ऐसा समझो कि अगर एक रेडियन एरिया होगा तो कितना आएगा, πr² डिवाइड बाई 2 पाई, ये पाई से पाई गया। और अगर x रेडियन अगर एंगल होगा तो x इंटू r²/2, और ये आपका बड़ा आसानी से सेक्टर का एरिया निकल जाता, राइट। तो यहाँ देखिएगा x तो अपना ठीक है, यहाँ है ना, 1/2 भी ठीक है, लेकिन r अपना इस केस में हमें r² अपन यहाँ पे सिंप्लिसिटी की वजह से r को अपन क्या ले लेते हैं, यहाँ 1 ले लेते हैं। इसका जो रेडियस है उसे अपन क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, राइट। तो यहाँ r कितना आ जाएगा, 1, ठीक है। 1 का स्क्वायर करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। अब देखिए एरिया ऑफ OAP का अगर एरिया देखेंगे तो हाफ OA और AP दिख रहा है आपको एरिया, 1 AP, अच्छा सॉरी AP OA इंटू
ए पी हम देखें ओ ए इंटू ए पी, ओ ए तो बेस हो गया और ए पी हाइट हो गई। अब देखो ओ ए भी तो आपका रेडियस ही हुआ है ना, यहाँ हम ध्यान से देखेंगे तो ओ ए अपना क्या आएगा, रेडियस ही है, वो कितना दिया है 1 दिया है, तो यहाँ दोनों जगह 1 रख दिया जाए और हाफ को हटा दिया जाए, तो हमारे पास मोटे तौर पे हमारे पास जो प्रूव के लिए या जो बच जाते हैं डेटा वो ये बचते हैं, बी एम इज लेस देन एक्स लेस देन ए पी। डन। अब वापस हम इसके ज्योमेट्री पे आते हैं, है ना, इसकी ज्योमेट्री वापस आए तो यहाँ से आप अगर ट्राइंगल ओ एम बी की तरफ बात करें, ओ एम बी की तरफ, और हम अगर इसका साइन एक्स निकालें, है ना, साइन एक्स निकालें ओ एम बी का, तो वो आएगा बी एम अपॉन ओ बी, जो कि ओ बी कितनी रेडियस है 1 है, तो बी एम किसके इक्वलेंट आ गया, बी एम आ गया अपने साइन ऑफ एक्स के बराबर, बी एम आ गया अपना साइन ऑफ एक्स के बराबर आ गया बी एम, है ना, बी एम अपना साइन ऑफ एक्स के बराबर, ठीक है, ये आ गया। फिर ट्राइंगल आप पकड़ो ओ ए पी, ओ ए पी दिख रहा है आपको ट्राइंगल, ओ ए पी दिख रहा है, ओ ए पी के अंदर अपन निकालेंगे tan x अगर निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए पी डिवाइड बाई ओ ए, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बेस, तो ओ ए कितना आ गया 1 दिया हुआ है, तो ए पी हमें यहाँ से मिल जाता है कितना tan x, ठीक है। तो हमारे को बी एम की जगह किसको रिप्लेस कर देना चाहिए, साइन एक्स को, ठीक है, और x की जगह x और ए पी की जगह कितना लिखना जाए tan x को, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा यहाँ तक, है ना। अब देखो साइन एक्स x से छोटा और tan x उससे बड़ा, तो हम अच्छा यहाँ जो x हम लेंगे वो x अभी फ़िलहाल के लिए अपन 0 से π/2 तक का ही एंगल ले रहे हैं, x अपना 0 से π/2 तक का ही एंगल है, ठीक है ना, x जो ले रहे हैं ना अपन वो यहाँ 0 से π/2 तक में ही ले रहे हैं। तो हम जब इसको ऐसा करते हैं साइन x और यहाँ लिख देते हैं tan x बाय cos x, तो साइन एक्स एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी अगर एक्स 0 से π/2 होगा, तो एक्स अगर 0 से π/2 होगा तो साइन एक्स एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी और साइन एक्स का हमें डिवीज़न लगा देना चाहिए। तो जैसे साइन एक्स का डिवीज़न लगाएंगे तो यहाँ एक्स बाय साइन एक्स बनेगा क्या, है ना, और यहाँ पे बनेगा 1/cos x, ऐसा, ठीक है। अब 1/cos x भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है और x बाय साइन एक्स भी अपना यहाँ पर एक कॉन्सेप्चुअली 1 से बड़ा आ रहा है तो ऑफकोर्स क्या होगा, पॉजिटिव क्वांटिटी तो होगा ही, है ना। तो अगर हमने इसको बिल्कुल पलट दिया, ऐसा लिख दिया, तो ये कैसा हो जाएगा, इनइक्वलिटी बदल जाएगी और ये किससे बड़ा जाएगा, cos x से बड़ा जाएगा, समझे कि नहीं, है ना, इनइक्वलिटी बदल जाएगी और साइन cos x से बड़ा जाएगा। अब हम अगर इधर लिमिट इम्प्लांट कर दें, यानी कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 डाल दें, तो यहाँ आ रहा है 1 और यहाँ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, यहाँ आ रहा है साइन एक्स बाई एक्स और यहाँ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये कितना आ रहा है cos ऑफ x। अब ध्यान से देखो बेटा, अगर cos ऑफ x आ रहा है तो मैं जब लेफ़्ट साइड की तरफ बात कर रहा हूँ लिमिट एक्सटेंडिंग 0 में, तो उसका आंसर आ रहा है 1 और लिमिट cos एक्सटेंडिंग टू 0 पे cos x का आंसर कितना आ रहा है, ये भी आ रहा है 1। जब ये 1 आ रहा है, ये 1 आ रहा है, तो ऐसा सैंडविच थ्योरम बोलती है कि भाई अगर दो ग्राफ जिसमें अपर ग्राफ और लोअर ग्राफ दोनों ही अगर एक सेम लिमिट की तरफ भाग रहे हैं, तो बीच में फंसा हुआ ग्राफ भी आपका कहाँ जाएगा, 1 की तरफ ही जाएगा, बीच वाला ग्राफ। तो यानी कि यहाँ आ गया ये 1, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन एक्स बाई एक्स कितना आया, 1 लिमिट एक्सटेंड। तो हमें ऐसे करके इसका प्रूफ मिल जाता है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन एक्स बाई एक्स कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूफ है ना, सैंडविच थ्योरम का एक बहुत अच्छा यूज़। इसलिए मैंने याद करो थोड़ी देर पहले बोला था कि सैंडविच थ्योरम केवल क्वेश्चन करने का काम नहीं आती, बड़े बड़े प्रूफ भी बनाने के काम आती है ना बच्चों। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी सैंडविच थ्योरम होती है हमारे लिए
और लिमिट में चैप्टर में तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ना। इसी तरह से और यहाँ जो हमें एक रिजल्ट मिला है ये तो बहुत ही चमत्कारी रिजल्ट है ना, बहुत ही ज़्यादा जरूरी थी रिजल्ट। तो लिमिट एक्स टेंड टू 0 साइन एक्स बाई एक्स कितना आना चाहिए, ऐसे टिप्स पे याद होना चाहिए 1। ठीक है, समझे कि नहीं? ठीक है, आगे बढ़ा बेटा, चलो इसी पे कुछ और चीज़ें करते हैं, है ना। अच्छा, यहाँ हमने एक और चीज़ सीखी थी अभी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। tan x बाई एक्स भी हमने 1 बोला था, लेकिन क्योंकि अब हमें ये मिल गया है लिमिट sin x बाई एक्स, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 इसको हम लिख देंगे sin x बाई एक्स, यहाँ बाई एक्स, और ये हमारा क्या हो जाएगा अब, ये cos ऑफ x ऐसा। तो ये कोई लिमिट एक्सटेंडिंग 0 sin x 1 हो गया, cos 0 पे 1 आ रहा है, इसका आंसर भी कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ हमारे को एक और रिजल्ट मिल जाता है, लिमिट एक्सटेंडिंग 0 tan x बाई एक्स इक्वल टू 1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट, काफ़ी काम आता है। सिमिलरली एक रिजल्ट और हमारे पास इसका ट्रिग्नोमेट्री का आता है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर। इसकी बात करें तो ये अपना कितना आता है, 1/2 आता है। कैसे आता है, तो देखो लिमिट अगर x टेंडिंग टू 0 है और 1 माइनस कॉस x अपॉन एक्स स्क्वायर की हमें बात करनी पड़े, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 और यहाँ आ गया 1 माइनस कॉस एक्स। देखो 1 माइनस कॉस एक्स है ना, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 2 साइन स्क्वायर x/2 और यहाँ आ रहा है एक्स स्क्वायर। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ये आ रहा है साइन, ये आ रहा साइन, ये कितना आ रहा है, साइन आ रहा है ना। ये कितना आएगा भाई, साइन आएगा। तो ये आ गया लिमिट एक्स साइन स्क्वायर x/2, यहाँ आएगा x/2 का होल स्क्वायर। देखो अब ये 2 है तो पलट के 2 जाएगा ना, लेकिन अपने को चाहिए 4, तो हम यहाँ कितना कर देंगे, 2 और एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, तो 2 एडजस्ट कर देंगे, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x/2, यहाँ पर x/2 इसका स्क्वायर और ये 1/2, तो ये कितना आया, 1 आया। तो ये कितना 1 और ये 1/2, 1/2। तो देखो बेटा रिजल्ट का नाम पे हमारे पास एक और रिजल्ट आ गया है, x टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2। ये 3 स्टैंडर्ड रिजल्ट हमारे को बहुत काम लगने वाले हैं ना। और ये केवल इनके लिए नहीं, हम ऐसा बोलें कि अगर कोई x टेंडिंग टू a पर अगर हमारा f ऑफ x भी 0 जा रहा है, एक्सटेंडिंग टू a पर f ऑफ x 0 जा रहा है, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन f ऑफ x अपॉन f ऑफ x हो, या लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, सॉरी एक्सटेंडिंग टू 0 ना बोल के अपन को क्या बोलना चाहिए, एक्सटेंडिंग टू a, क्योंकि एक्सटेंडिंग टू a पे 0 जा रहा है ना, हमेशा थोड़ी जा रहा है। तो ये कितना आएगा, एक्सटेंडिंग टू a, और यहाँ भी एक्सटेंडिंग टू a tan f ऑफ x अपॉन f ऑफ x, फिर लिमिट एक्सटेंडिंग टू a 1 माइनस कॉस f ऑफ x अपॉन f ऑफ x का होल स्क्वायर देखा जाए तो तीनों का रिजल्ट अभी कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मिली कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू a पर आपका केवल एक्सटेंडिंग टू 0 वाला खेल नहीं होता है, f ऑफ x भी अगर 0 जा रहा हो तो साइन f ऑफ x अपॉन f ऑफ x भी 1 होगा, है ना। जैसे देखो इसको अपन अगर एक साथ बहुत बेसिक तरीके से समझें तो जैसा मान लो कल को किसी ने क्वेश्चन बोल दिया कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 पर आपका tan x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 कहाँ जाएगा, तो हम बोलेंगे कि भाई अगर x टेंडिंग टू 1 है तो x माइनस 1 0 जा रहा है,
तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 पर 10 x माइनस 1 और अपॉन x माइनस 1 कहाँ जाएगा बेटा, 1 जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अपन बहुत जो नॉमिनल फॉर्मेशन होते हैं ना वो डायरेक्ट बना सकते हो ना। तो लिमिट x टेंडिंग टू, अगर मैं बोलूँ कि x टेंडिंग टू 6 है या फिर x टेंडिंग टू 0 है, और हम 1 माइनस कॉस साइन x अपॉन साइन स्क्वायर x के लिए बात करें, तो देखो भाई x टेंडिंग टू 0 पर साइन x भी कहाँ जाता है, 0 जाता है। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर 1 माइनस कॉस साइन ऑफ x अपॉन साइन स्क्वायर x, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बन गया, राइट, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बन गया। तो यहाँ पे भी साइन x का होल स्क्वायर आएगा और ये किधर चल जाएगा, 1/2, जो कि अपना एक स्टैंडर्ड रिजल्ट हमें मिलता है। ठीक है, तो ये अपन इसमें इसका आंसर निकाल सकते हैं। आई होप आपको बातें बहुत क्लियर होंगी, समझ में आ रही होंगी, और अगर आप इसको और डिटेलिंग में और कंसंट्रेट करके और कुछ चीज़ों का डाउट डिस्कशन करना चाहते हैं तो आप हमारे से कनेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं आपको चाहूँगा कि आपको लेक्चर्स के थोड़ी अगले लेक्चर्स के लिए अपने आप वीडियो मिलते रहें और आपकी पढ़ाई बहुत फ्री फ्लो में जाती रहें, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को जितने भी आगे के अपने वीडियोस आने वाले हैं, जो कि काफ़ी अलग अलग चैप्टर्स होंगे जो जेई में बड़े वेटेज रखते होंगे, वो हम अपलोड करेंगे, तो उनके नोटिफिकेशन मिले उसके लिए आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, फिलहाल हम आगे पढ़ाई पे आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट कहानी की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। लिमिट x टेंडिंग टू 0 में हमने अभी पढ़ा कि साइन x बाई x जो था वो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अच्छा, अगर साइन x बाई x की तरफ जा रहा है ना, तो यहाँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे को काम आती है। मैं इसको एक बहुत सिंपलेस्ट फॉर्मेट में आपको समझाऊं, तो जब लिमिट में ये जब साइन x बाई x लिखा जाता है, तो ये साइन x अगर 0 को अप्रोच करता है तो साइन x बाई x 1 को लेफ़्ट साइड से अप्रोच करता है, यानी कि 1 माइनस को अप्रोच करता है ना। एक्सटेंडिंग टू 0 से साइन x बाई x लिखा जाए और हम x को अगर 0 से अप्रोच करेंगे तो 0 प्लस पे करो या 0 माइनस पे करो, दोनों ही जगहों पे साइन x बाई x 1 माइनस को अप्रोच करेगा। tan x बाई x ये अपने 1 प्लस को अप्रोच करता है, और इसका खास कारण आप अपन उसके दूसरा मेथड में बताता हूँ। जो साइन x का बेटा अपन को कुछ स्टैंडर्ड एक्सपांशन तो याद करने पड़ेंगे, उसमें साइन x का एक एक्सपांशन होता है ये वाला एक्सपांशन है ना, ये एक्सपांशन साइन x का होता है। अब अगर मान लो तुमसे साइन x में इसके नीचे मैं x का डिवीजन लगा लूँ, तो जब डिवीजन लगाऊंगा तो यहाँ आएगा x² बाई 3 फैक्टोरियल, यहाँ आएगा x4 बाई 5 फैक्टोरियल, ऐसे आगे तक। तो देखो इसमें जब अपन ने x को भले 0 अप्रोच करा भी दिया, देखो 0 अप्रोच कराने का मतलब 0 थोड़ी डाल देते हो, 0 अप्रोच कराने का मतलब है कि 0 की तरफ वैल्यू जा रही है, मतलब बहुत छोटी नेग्लिजिबल वैल्यू रही, लेकिन कुछ तो रही होगी ना, कुछ तो रही होगी। और वो कुछ वैल्यू अगर मैं यहाँ डालूंगा तो क्या वैल्यू 1 से थोड़ी सी कम होगी कि नहीं होगी? भाई x² है, x पावर 4 है, आप बोलोगे सर x² तो नेगेटिव है, तो x पावर 4 तो पॉजिटिव बढ़ भी तो जाएगी, तो अगले बार x पावर 6 भी तो आएगा भाई नेगेटिव, है ना। तो आगे की जितनी वैल्यूज़ होंगी उसमें कुछ ना कुछ
वैल्यू जब इसमें डाली जाएगी तो sin x बाई एक्स में 1 में से कुछ तो कम होगा, थोड़ा ही सही पर कुछ तो कम होगा। और जब कुछ कम होगा, 1 का वैल्यू थोड़ा सा कम होगा, तो क्या ये 1 माइनस बोलना सही है? समझे कि नहीं, है ना। तो sin x बाई एक्स 1 माइनस होना चाहिए। लेकिन अगर मैं यहाँ tan x की बात करूँ तो tan x का बेटा एक्सपांशन हमारा होता है x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2/15 x की पावर 5। और ये अब आप बोलेंगे कि सर यार ये तो चलो ऊपर वाला तो थोड़ा सा पैटर्न वाला था, हालांकि मैंने अभी आपको इसको सिर्फ याद करने के लिए नहीं बोला, सिर्फ प्रूफ के लिए समझाने के लिए कहा है। लेकिन आप लोग बोलेंगे जरूर कि भाई सर यार ये तो थोड़ा दिखता तो है कि यहाँ फैक्टोरियल है नहीं, यहाँ 3 है, चलो समझ में आता है, लेकिन ये क्या है x क्यूब बाई 3 प्लस 2/15 कहाँ से आया? तो बेटा आज तक हमारे भी सिर्फ ये इतना ही काम आया है और आपके भी इतना ही काम आएगा। आगे भी होते हैं एक्सपांशन, लेकिन हमने जेई सिलेबस के अंदर या जेई यूजेस के अंदर इसका इतना ही यूज़ है। मेरे जीवन भर में आज तक इसके ऊपर हमारे कोई काम ही नहीं आया है, ठीक है ना। तो ये इतना ही हमें याद रखें तो कभी चलेगा अपना, है ना। तो अगर मैं यहाँ से अब x को कॉमन निकालूँ, tan x में x को यहाँ से निकालूँ तो ये आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 और यहाँ 2/15 x की पावर 4, यहाँ तक के खेल हमारे एज इट इज़ रहते हैं। समझे कि नहीं, है ना। तो यहाँ से कितना आएगा, ये वैल्यू 1 प्लस 1 से थोड़ा सा वैल्यू, सारे वैल्यूज स्क्वायर के तो ऐड हो रहे हैं तो कुछ तो 1 से बढ़ेगा यार, तो ये 1 प्लस होगा। तो यानी कि ये वाला, इसीलिए मैंने आपको बोला कि tan x बाई एक्स 1 प्लस होगा और sin x बाई एक्स 1 माइनस होगा। ये सब क्यों बताएं? क्योंकि इसीलिए बताया क्योंकि देखिए एक तरह का एक फॉर्मेट बनता है हमारे पास कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, अगर हमारे पास यहाँ sin x बाई एक्स और यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दिया जाए, है ना, यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दिया जाए। देखो मैं दोनों क्वेश्चंस के फॉर्मेशन बताता हूँ आपको कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 में यहाँ पे tan x बाई एक्स लिखा जाए और उस पर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दिया जाए, या sin x बाई एक्स लिखा जाए और उस पर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दिया जाए, तो यहाँ वैल्यू 1 से थोड़ी सी छोटी होगी, यहाँ वैल्यू 1 से थोड़ी बड़ी होगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर लगेगा 1 माइनस आएगा। तो लिमिट के अंदर कितना आएगा, x टेंडिंग टू 0 sin x बाई एक्स कितना आएगा 1 माइनस का आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा 1 माइनस 0 आ जाएगा और लिमिटिंग वैल्यू भी कितनी आ जाएगी भाई, x टेंडिंग टू 0 से ये 0 और ये भी कितनी आ जाएगी 0। फिर अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 tan x बाई एक्स अगर देखा जाए तो ये भी अपन ने पढ़ा कि ये 1 प्लस होगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा क्योंकि ग्रेटेस्ट 1 प्लस का ग्रेटेस्ट कितना होगा 1 होगा और इसका फाइनल आंसर भी 1 आएगा। समझे कि नहीं, है ना। तो देखिए भाई 1 आएगा और ये 0 आ जाएगा, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा जाता कि x टेंडिंग टू 0 tan x बाई एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताइए, देखो दोनों में अंतर है बेटा। दोनों में अंतर क्या है कि अगर sin x बाई एक्स देखा तो वहां ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x बाई एक्स पे लगा और फिर लिमिट निकली। इसमें tan x बाई एक्स का पहले लिमिटिंग वैल्यू निकाला गया और बाहर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाया गया है। तो यानी कि अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो पहले लिमिटिंग वैल्यू की वजह से ये 1 आएगा और 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर होने की वजह से इसका आंसर 1 आएगा। अभी आप कहेंगे सर देखो यहाँ तो अंदर लगाओ बाहर लगाओ दोनों तरफ 1 आ गया, तो आप अंदर बाहर क्यों कर रहे हो, डायरेक्ट फॉर्मेट बता दो। तो नहीं बेटा, क्योंकि अगर ये तो चलो यहाँ 1 आया, लेकिन अगर मैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x बाई एक्स यहाँ देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ जब ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाओगे तो sin x लिमिट एक्सटेंडिंग 0 sin x बाई एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, ये वैल्यू आ गई है, अब ये 1 आ जाएगा। देखिए लिमिट लगने के बाद लिमिट एक्सटेंडिंग 0 sin x बाई एक्स एग्जैक्ट 1 हो जाएगा। पहले अलग बात होती है क्योंकि वहां लिमिटिंग वैल्यू नहीं लगी है, केवल sin x बाई एक्स की वैल्यू के बारे में आप जस्टिफाई कर रहे हैं, वो वैल्यू तो 1 से कम होगी ना।
साइन एक्स बाई एक्स की वैल्यू लिमिट लगने के पहले 1 से थोड़ी सी कम होगी, और अगर लिमिट लग गई तो एग्जैक्ट 1 होगी, क्योंकि लिमिट की आंसर हमेशा फिक्स होते हैं। तो यहाँ एग्जैक्टली ये 1 हो जाएगा, और 1 होने के बाद इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आएगा, ये 1 आएगा, और यहाँ 1 माइनस आएगा, तो इसका आंसर 0 आ रहा है, इसका आंसर डिफरेंट आया। डिफरेंट आएगा ही सही, कॉन्सेप्ट भी डिफरेंट है तो आंसर बिल्कुल डिफरेंट आना ही चाहिए। ठीक है, तो समझे कि नहीं कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये 1 माइनस 1 प्लस का खेल इसलिए खेला गया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर बहुत बड़ा मामला है इसके लिए, वो बड़ा सीरियस हो जाता है इस चीज़ में कि वैल्यू 1 माइनस है कि 1 प्लस है। तो यहाँ पे साइन एक्स अगर आएगा, साइन एक्स बाई एक्स आएगा, तो फिर उस केस में कहानी बदल सकती है। आपको उस टाइम पर उस मौके पर जजमेंट जरूर लेनी पड़ेगी। मौका वारदात पे हमारे को डिपेंड देखना पड़ेगा कि भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर बाहर है कि अंदर है, ये इसी से आपका आंसर सही आने के चांसेस होंगे। समझे कि नहीं, क्लियर है कि नहीं, बात समझ में आई? तो यहाँ हमने सीखा कि लिमिट एक्स टेंड टू 0 पर साइन एक्स बाई एक्स कितना होता है, 1 प्लस या 1 माइनस। समझे? तो अब मैं मोटे तौर पे ना थोड़ा सा इसको आपको अलग अलग फॉर्मेट जो पॉसिबल हैं, देखिए अगर मैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 लिख रहा हूँ और मैं यहाँ साइन एक्स बाई एक्स लिखूँ, ठीक है, साइन एक्स बाई एक्स लिखूँ, या एक्स बाय साइन एक्स लिखूँ, या साइन इनवर्स एक्स बाई एक्स लिखूँ, या एक्स बाय साइन इनवर्स एक्स लिखूँ, ये सारे ही 1 होते हैं बच्चों, ये सारे ही क्या होते हैं, 1 है ना। इसमें अब हम कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं, सारे के सारे 1 होते हैं। सिमिलरली अगर मैं tan x की बात करूं तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 tan x बाय x देखा जाए, x बाय tan x देखा जाए, tan इनवर्स x बाय x देखा जाए, x बाय tan इनवर्स x देखा जाए, ये भी सारे 1 ही होते हैं। ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है और इनको ऐसे ही याद रखा जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा, है ना। तो हमें इस चीज़ों के बारे में थोड़ा फोकस करना चाहिए, है ना। और ये सबको एक्सटेंडिंग टू ए पर अगर एफ ऑफ एक्स भी 0 जा रहा होगा तो tan साइन एफ ऑफ एक्स अपन एफ ऑफ एक्स भी कितना आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है ना। तो ये अपने कोर रिजल्ट हैं, इससे रिलेटेड कितने ही क्वेश्चन अपन करेंगे ना। ठीक है, जैसे कुछ 1-2 क्वेश्चन मैं आपको बहुत सस्ते सस्ते वाले अभी यही करा देता हूँ कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है और आपके पास सिंपल सा लिखा हुआ है कि साइन स्क्वायर एक्स और नीचे tan स्क्वायर एक्स। तो बड़े आराम से आप लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर और tan एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर, आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों ही 1 आएंगे और आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। समझे कि नहीं, है ना। बड़ा आराम से आंसर आ गया। इजी क्वेश्चन है ये सारे। चलो अब इसको थोड़ा अपन आगे लेके चलते हैं। अब जैसे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे मान लीजिए क्वेश्चन आता है 1 माइनस कॉस 5x अपॉन 3x स्क्वायर, जैसा ऐसा दे दिया, ठीक है ना, ये वाला दे दिया। ऐसा दे दिया। तो अब क्या करना है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 लिखो और 1 माइनस कॉस 5x बाई 25x स्क्वायर, 5x 1 माइनस कॉस 5x अपॉन बाई 25x स्क्वायर है। तो आप इसमें 25 को लेंगे और 3 को लेंगे। 3 तो बाहर निकलेगा ना भाई, 3 का तो कोई लॉजिक है ही नहीं इसमें, तो 3 हमने अलग निकाल लिया। और क्योंकि 5 था तो इसका स्क्वायर चाहिए होता है, तो यहाँ पर 5x स्क्वायर लिखना है, तो 25 को देना पड़ेगा। तो ये तो कितना हो जाता है, 1/2। तो 25 पे 1/2 तो 25/6 हमारा इसका परफेक्ट आंसर आता है। समझे कि नहीं। तो हमारे पास अच्छे खासे क्वेश्चन इस तरह के फॉर्मेशन से करे जाने के पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन अपन ये वाला भी करते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 प्लस tan x
प्लस 1 प्लस साइन एक्स, प्लस नहीं लगाते, बीच में माइनस लगाएंगे वरना तो इनडिटरमिनेट फॉर्म आएगी ही नहीं है ना। तो 1 प्लस टेन एक्स रूट में 1 प्लस साइन एक्स, नीचे टेन एक्स साइन एक्स और एक एक्स। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है इसका, ठीक है। तो देखिए अब लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो अगर हमने सॉल्व किया है इसको, तो पहले तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ रेशनलाइजेशन तो होना है। तो यहाँ टेन एक्स, यहाँ साइन एक्स, और इधर है ब्रैकेट में 1 प्लस टेन एक्स प्लस 1 प्लस साइन एक्स, और ऊपर आ जाएगा रेशनलाइज होने के बाद टेन एक्स माइनस साइन एक्स, ऐसा, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिएगा, अब हम क्या कर रहे हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू टेन एक्स बाई साइन एक्स। मैंने इसमें से इसको साइन बाय कोस लिख के, देखो साइन को तो मैंने खींच लिया बाहर, है ना। वैसे हालांकि हमें ये भी पता होना चाहिए, देखो साइन एक्स को निकालेंगे ना, यहाँ साइन एक्स को बाहर निकाला तो ये आ गया 1 माइनस कॉस एक्स। अच्छा, यहाँ साइन बाय कॉस में कॉस बचा तो एक कॉस नीचे जाएगा और वो एक्स टेन एक्स कॉस एक्स और साइन एक्स के साथ एडजस्ट हो जाएगा। और ये वाले ब्रैकेट को तो आपको एज इट इज़ छोड़ देना, क्योंकि अब ये कोई काम नहीं आने वाला, इसको बाद में वैल्यू डालेंगे डायरेक्ट। तो यहाँ लिमिट एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो की बात की जाए तो देखो भाई, साइन एक्स बाई एक्स 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर, इसको मैं ऐसा करता हूँ, अगले पेज पे ले चलता हूँ क्योंकि यहाँ आपको थोड़ा सा क्लियरिटी नहीं दिखेगी, है ना। तो देखिएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो, है ना। यहाँ कितना है, टेन एक्स, तो यहाँ साइन एक्स लिखा था, यहाँ 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स साइन एक्स टेन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स टेन एक्स कॉस एक्स, और नीचे अंदर रूट में 1 प्लस टेन एक्स प्लस 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है, ऐसा है ना। अब यहाँ हमें इसको एडजस्ट करने के लिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो लिखना पड़ेगा। तो यहाँ मैं साइन एक्स बाई एक्स लिखूँगा, ये इसको तो मैं छेड़ूंगा ही नहीं, ये तो अलग हो गया। 1 माइनस कॉस एक्स में नीचे मैं एक्स स्क्वायर लिख दूँगा, और नीचे हमारे पास इस एक्स स्क्वायर का सेटलमेंट यानी कि साइन एक्स बाई एक्स के साथ और एक टेन एक्स बाई एक्स के साथ एक एक्स एडजस्ट किया जाएगा। कॉस एक्स को एक्स की ज़रूरत नहीं होती है, वो तो वैसे ही 1 हो जाता है एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो पे। ये कॉस एक्स को एज इट इज़ छोड़ दिया जाएगा, और इनकी लिमिटिंग वैल्यूज़ को निकालने के लिए यहाँ इनको एज इट इज़ लिख दिया जाएगा प्लस, क्योंकि ये कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म बना ही नहीं रहे, है ना, तो यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब देखो यार, अब एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो कर दोगे तो बहुत सारे मसाले निकल गए। ये 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, राइट, ये 1 आ गया, ये 1/2 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। यहाँ जब जीरो डालेंगे तो ये 1 और ये 1, तो ये मिला के कितना आएगा, 2 आ जाएगा। तो फिलहाल हमारे पास 1 इसका 1/2 इसका 1 इसका 1 इसका बन गया और इसका बाई 2 बन गया। तो हमारे पास फाइनल आंसर 1/4 आ जाता है, राइट, है ना। इसका आंसर हमारे पास कितना आ जाता है, 1/4 आ जाएगा। समझे कि नहीं, क्लियर। तो इस तरह से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, है ना। तो चलिए कुछ और इसकी तरह की वैरायटीज़ को करते हैं। चलिए आगे चलेंगे, है ना, आगे चलते हैं।